हेलो फ्रेंड्स। क्या भारत पुतिनाइजेशन की राह पे निकल चुका है या भारत एर्दोगनाइजेशन की राह पे निकल चुका है? आप बोलोगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूं। दोस्तों, जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन कभी इलेक्शन हारते नहीं है या जिस तरीके से एर्दोगन जो है वो तुर्की में कभी भी इलेक्शन हारते नहीं है, वैसा ही कुछ हाल भारत में भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज बिहार में इलेक्शन रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि भाई ये राष्ट्र भी जो है वो एक नेता एक पार्टी की राह पे बढ़ चुका है और अपोजिशन का खात्मा, अपोजिशन का जो सिस्टमैटिक क्लिंजिंग जो होता है, वो सिस्टमैटिक क्लिंजिंग जो है उसकी शुरुआत हो गई है। कहीं ना कहीं अपोजिशन पे सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो बढ़ चढ़ के हो रही है और एक सर्जिकल क्लिंजिंग जो है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी लग गई है। दोस्तों, 243 में से आप समझिए कि 200 या उससे अधिक सीट जीत के निकाल ले जाना, अभी तक पूरे परिणाम आए नहीं है सामने, परंतु उससे ज्यादा सीट जीत के निकाल ले जाना, उसके लिए एक सुनामी दिखना चाहिए सड़कों पे कि गवर्नमेंट के फेवर में सुनामी, और वो भी ऐसी गवर्नमेंट जो 20 साल से सत्ता में है। 20 साल से सत्ता में रहने के बाद में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ में चुन के आना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ना के बराबर। और यदि इस तरीके की सुनामी रहती तो कहीं ना कहीं सड़कों पे उसका असर दिखता। मैंने जितने भी लोगों से आज बात किया, कहीं पे भी मुझे ये नहीं पता चला कि सड़कों पे बहुत ज्यादा जनता का उफान था, जनता में बहुत ज्यादा जो है उत्साह था नीतीश कुमार जी को या भारतीय जनता पार्टी को लेके। तो ये कैसे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं? अब सवाल जो है वो उठाने की जरूरत पड़ गई है कि इस तरीके के एक तरफा रिजल्ट और इस तरीके का एक पॉलिटिकल माहौल जो बन रहा है, जहां पे भारत चीन, रूस या तुर्की की तरफ बढ़ता, उनकी राह पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या ऐसे माहौल में हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो भारत का, वो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है? दोस्तों, आप ये पूछोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, 2014 के बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से इस देश में एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस की सिस्टमैटिक क्लिंजिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े जस्टिस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में। हम तो सुप्रीम कोर्ट में विवाद उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे रात में 2 बजे सीबीआई के उस टाइम में डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनको निकाला गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से ईडी के जो उस टाइम में डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, जहां तक याद आ रहा मुझे, उनको 5 साल तक कंटिन्यू किया गया। उनके लिए 3 बार जो है वो कंटिन्यूशन इस सरकार ने लिया और उनके टाइम में अपोजिशन लीडर्स के ऊपर में उटपटांग किस्म के केस बनाए गए, रेड हुई। अंततः हमने देखा कई लीडर्स बाहर है, कई लीडर्स जो है भाजपा के साथ में चले गए हैं, उनके साथ गठजोड़ में हैं या पार्टी में ही शामिल हो गए। उन सब के ऊपर से केस रफा दफा हो गया है। तो सीबीआई और ईडी का भी हमने क्लिंजिंग होते हुए देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, एक सॉफ्ट ऑटोक्रेसी की तरफ ये देश मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विक्टर ओरबान जो हंगरी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, 2010 से प्रधानमंत्री हैं वो, और आपके पोलैंड के जो प्रधानमंत्री रहे हैं जरोस्लाव कैसिजिंस्की, इन दोनों को माना जाता है कि ये सॉफ्ट ऑटोक्रेसी के प्रतीक है। सॉफ्ट ऑटोक्रेसी के प्रतीक यानी सॉफ्ट ऑटोक्रेसी में ये होता है कि आपको सामने से एक छद्म दिखाया जाता है कि प्रजातंत्र भी है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, परंतु वो प्रजातंत्र और इलेक्शंस पूरी तरीके से रिग रहते हैं। जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि बाय हुक और क्रुक, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतनी सीट पे काबिज हो जाएगी कि उसके बिना जो है वो शासन, कोई भी क्षेत्रीय दल भी अगर चाहे तो वो उससे अलग होकर अपना शासन स्थापित नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को 16 सीट पे निपटा दिया गया, किस तरीके से एनसीपी के शरद पवार जी की पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई और किस तरीके से उद्धव ठाकरे 20-21 सीट पे निपट कर रह गए। ये क्लियरली इंडिकेट करता है, हिंट करता है और
ऐसा कुछ इक्वेशन बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट मिल गई कि उसके बिना कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो सरकार बना ही नहीं सकती थी। यदि सारी पार्टी भी एक हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है महाराष्ट्र में बनना तय था, क्योंकि 132 सीट उनको मिली और 10-12 जो है 12 जो है वो इंडिपेंडेंट जीते, छोटी छोटी पार्टी के लीडर जीते। तो इन सबको मिला के 144 का मैजिकल फिगर वो इजिली अटेन कर लेती। ऐसे बिहार में भी दिख रहा है कि एक तरफा ये लोग जीते, मतलब नीतीश कुमार यदि लालू के साथ मिलके सरकार बनाना भी चाहे, कांग्रेस के साथ मिलके बनाना भी चाहे, तो भी नहीं बना सकते, क्योंकि नीतीश कुमार को इतनी सीट नहीं मिली है कि वो इस तरीके की कवायद कर सके। रामविलास पासवान जी की पार्टी को अच्छे खासे सीट मिलते हुए नजर आए। जो लास्ट रुझान मैंने प्रोग्राम बनाने से पहले देखा था उसमें 21 सीट मिल रही थी। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने सिस्टमैटिक तरीके से गेम खेला जा रहा है, इतने सिस्टमैटिक तरीके से जो है अर्थमेटिक्स को, ये कैलकुलेशन को फिट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी आप कर ही नहीं सकते हो। अब अगला आपका सवाल होगा कि भाई ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? ऑफकोर्स सत्ता में बने रहने के लिए कर रही है, वो तो है ही, परंतु इनकी दृष्टि जो है वो बहुत आगे की है। ये बियॉन्ड 2029 देख रहे हैं। देखिए, जितने ज्यादा स्टेट्स में इनकी सरकार रहेगी उतने ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स ये भेज सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ये बात कोई भी दूसरा पॉलिटिकल एनालिस्ट यूट्यूब पे नहीं बताएगा। बीजेपी की और आरएसएस की निगाह जो है वो बियॉन्ड मोदी की है कि 2029 के बाद में यदि मोदी जी नहीं लड़ते हैं या नहीं उनके अगुवाई में इलेक्शन होता है, तो वैसी स्थिति में किस तरीके से जो है वो भारत के शासन पे काबिज रहना है। यदि लोकसभा में हार भी गए तो इनकी प्लानिंग ऐसी है कि राज्यसभा में तो हमारा वर्चस्व रहेगा ही रहेगा, और राज्यसभा में वर्चस्व रहेगा तो किसी भी तरीके का आप रूल रेगुलेशन नियम कानून जो है वो आप पास नहीं कर पाओगे बिना इनकी सहमति के। दोस्तों, मोदी जी एक मुखौटा है। मोदी जी है जो है बेसिकली ये कुछ बड़े पूंजीपतियों को साथ लेके भारत का शासन चला रहे हैं। इस शासन में बीजेपी के दूसरे भी कोई लीडर्स का से नहीं है। एक मोदी जी है और थोड़े बहुत अमित शाह है, बाकी और किसी का कोई से नहीं है। मीडिया पे इन पूंजीपतियों का अधिकार है, पूरे ब्यूरोक्रेसी पे इन पूंजीपतियों का अधिकार है, और ये अपने हिसाब से नियम कानून जो है वो बनवा रहे हैं और इनको कोई किसी तरीके का चैलेंज नहीं है। तो ये अपोजिशन जो है ये कोई मोदी जी या भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रही है। अपोजिशन जो है वो भारत के पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रही है। ये बात आपको कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बताता, क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आ रहा है। मोदी जी सामने, मोदी जी हटेंगे तो कोई और आएगा, परंतु ये सारा जो प्रतिनिधित्व है वो ये कर रहे हैं कुलीन वर्ग का। एक क्लिप डेमोक्रेसी के बदले एक क्लेप्टोक्रेसी जो है, यानी कुलीन वर्ग द्वारा, रिच पीपल, इनके द्वारा जो है शासन को चलाया जाए, इसको क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र रहता है, प्रजा का अधिकार है, प्रजा का शासन है। क्लेप्टोक्रेसी में सिर्फ जो रिच लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, जिन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता है, उनके हिसाब से सत्ता चलती है। यही चीज रशिया में हो रही है, यही चीज तुर्की में हो रही है, यही चीज इंडिया में भी होती हुई नजर आ रही है, यही चीज हंगरी में भी हो रही है, यही चीज पोलैंड में भी हो रही है। और आप ये देखिए कि भारत के अंदर सेम आपको पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये रहता है कि इलेक्शन के ठीक 2-3 महीने पहले स्टेट में ये वेलफेयर कोई स्कीम अनाउंस करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना लाडला भाऊ इन्होंने अनाउंस किया। अब लाडली बहना के एवज में 4,500 रुपए इन्होंने हर औरतों के बैंक अकाउंट में डाले, और उसके बाद में इलेक्शन में अपने पूरे सिस्टम्स का इस्तेमाल करके 132 सीट ले गए। अब कोई इनके ऊपर में उंगली भी नहीं उठा सकता है। उंगली इसलिए नहीं उठा सकता है क्योंकि ये बोलेंगे कि देखो लोग लालची हैं, हमने वेलफेयर स्कीम लागू किया, लोगों ने पैसे लिए और हमें वोट डाला, तो आप इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सेम वही चीज बिहार में भी हुई है। जीविका दीदी योजना के तहत में जो है इलेक्शन के ठीक पहले 10,000 रुपए औरतों के, 1 करोड़ से ऊपर औरतों के बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। और फिर चूंकि मीडिया इनके हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में, तो एक ऐसी हवा बनाई गई कि औरतों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, और औरतों ने ही भाजपा और नीतीश कुमार को वोट डाला है।
तो रिजल्ट आने के पहले ही एक हवा ऐसी बना दी गई कि औरतें जो हैं, जो जीविका योजना की बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी है, इन्होंने ही बीजेपी को इलेक्शन जिताया है। तो ये ऐसा ही होता है, हर स्टेट में आपको दिखेगा जहां पे एक काबिज है कि इलेक्शन के ठीक पहले कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस करेंगे, वेलफेयर स्कीम के बहाने जो है ये पूरी वोटिंग मशीनरी अपने हिसाब से चेंज कराएंगे, खुद को जिताएंगे, और उसके बाद में ये बाकी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के मुंह पे ताला लगवा देंगे ये कह के कि भाई हमने थोड़ा कोई रिगिंग की है, ये तो जो है लोगों ने वोट दिया क्योंकि वो हमारे वेलफेयर स्कीम से जो है खुश थे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इस देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग को, क्या इस देश की आम जनता को ये चीज जो है ये मंजूर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ठीक 2 महीने 3 महीने पहले लोगों को पैसे देके जो है वो अपनी तरफ खींच रही है? ये तो क्लियरली ब्राइब है, ये क्लियरली वोट्स जो है वो खरीदने का एक प्रोसेस है। इस पे क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन सवाल उठा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज कांग्रेस के सारे लीडर इलेक्शन कमीशन के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर में जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, परंतु मेरा यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन बिना सत्तारूढ़ दल के मतलब हामी के तो कर नहीं सकता, तो इसमें मेन बेनिफिशियरी तो सत्तारूढ़ दल है। क्यों नहीं सत्तारूढ़ दल के ऊपर में सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो हमला बोलती है कि आपने इस देश की डेमोक्रेसी को एक सॉफ्ट ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखते हुए मूक दर्शक कैसे बना हुआ है? कैसे सुप्रीम कोर्ट ये एसआईआर जो है उसको अलाउ कर रहा है जहां पे 60 लाख लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं इलेक्शन के पहले, या जोड़ दिए जा रहे हैं 60-65 लाख? आपका इलेक्शन तो वहीं खत्म हो गया। अगर 5 करोड़ 5.5 करोड़ लोग वोट डालते हैं और उसमें 60-65 लाख लोगों के नाम का इधर बदल होता है तो 10% तो ऐसे ही हो गया, 10% में तो कोई भी इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? कहने का अर्थ यह है कि बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो बिहार में एक्टिव भी नहीं थी वो क्या कर रही हैं? वो क्यों नहीं जो है जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में धरना दे रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछ रही हैं कि भाई इस तरीके से तो आप जो है डेमोक्रेसी खत्म कर डालोगे इस देश में। कहने का अर्थ यह है 3-4 चीजें जो सोचने और समझने वाली बात है। पहला तो इस देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग को क्या ये चीज मंजूर है कि जो स्टेट एक्सचेकर, जो सरकार का पैसा नहीं, जो स्टेट का पैसा है, जो राज्य का पैसा है, जो मेरे आपके जैसे टैक्स पेयर की मनी से आया है, क्या वो अलाउ करेगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो अपने इलेक्शन में वोट प्राप्त करने के लिए उस स्टेट एक्सचेकर का गलत इस्तेमाल करे, राज्य के खजानों पे डकैती डाल के वोट खरीदे? क्या इस देश की जनता को यह मंजूर है? पहला सवाल यह है। दूसरा यह कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को यह समझने की जरूरत है कि इलेक्शन के बाद हल्ला करने का कोई अर्थ नहीं है। इलेक्शन के पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। मैंने 4 PM पे कई इंटरव्यूज दिए जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस को इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी को क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब मालूम है कि ये विकेट आपके खिलाफ बनी है, ये पिच जो है ये आपके खिलाफ है, यहां पे आप बैटिंग करने उतरोगे तो आपका 0 पे आउट होना तय है, तो आप क्यों खेल के मैदान में उतरो? ये देखिए, कोई भी खेल होता है जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, जब आपको मालूम है कि नियम कानून से जो है चीजें चल रही हैं। जब आपको मालूम है कि नियम कानून के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं तो इलेक्शन के बाद आप ज्ञानेश कुमार और इनको उनके ऊपर में आक्षेप लगा के क्या मिलेगा? एक स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है सारी अपोजिशन पार्टीज को कि भाई किस तरीके से जो है हमको आगे आने वाले दिनों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। अन्यथा इस देश की डेमोक्रेसी समाप्त है दोस्तों। नाम भर की डेमोक्रेसी रहेगी, इलेक्शन भी होंगे, आप वोट भी डालोगे, आपको लगेगा कि आप डेमोक्रेसी के इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, परंतु वो सारा छद्म होगा, सब तिलिस्म होगा, वो एक मृग मरीचिका होगी। एक्चुअल में फैक्ट ये रहेगा कि आपके वोटों का महत्व कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा कि किसको जीतना है और किसको हारना है। इस तरीके के एक तरफा रिजल्ट जो आ रहे हैं जिसका सड़कों पे कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग वेव थी किसी पार्टी के पक्ष में, उस तरीके के रिजल्ट्स को डाइजेस्ट कर लेना, इजिली एक्सेप्ट कर लेना, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत होगा। ये समय है कि जब देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं वो अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि डेमोक्रेसी की क्या महत्ता है, ये क्यों चाहिए देश में डेमोक्रेसी। अन्यथा पूरा देश जो है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ऑलरेडी चला जा चुका है। अगर हमको अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, यदि हमको भारत का भविष्य सुनहरा बनाना है, तो हमको डेमोक्रेसी का पुनर्स्थापन फिर से करना होगा। सिर्फ वोटिंग होना ही डेमोक्रेसी का प्रतीक नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। जिस तरीके से इलेक्शन भारत में हो रहे हैं ये फ्री एंड फेयर तो कतई नहीं लग रहे हैं। और राहुल गांधी जो अलग अलग टाइम पे सबूत लेके आ रहे हैं, एक भी सबूत पे कोई काम नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जनता मीडिया से क्यों नहीं सवाल पूछ रही है कि आप किस तरीके से जो है इन चीजों को, जिस तरीके से कोल स्कैम या टेलीकॉम स्कैम का आपने प्रचार प्रसार किया था, वैसा काम अभी आप क्यों नहीं कर रहे हो। पूरी की पूरी मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। ये पूंजीपति अपने हिसाब से नियम कानून बनवाना चाहते हैं और उसके लिए राज्यसभा इनके फेवर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पूरी की पूरी ये कवायद जो है वो चल रही है, स्टेट दर स्टेट ये जीतते चले जा रहे हैं। और यदि इस चीज को नहीं स्टॉप किया गया तो आप ये समझ लीजिए कि आगे चल के इलेक्शंस भी होंगे, बट पॉलिसीज जो है, जो नीति निर्धारण है, वो आपके लिए नहीं होगा, वो कुलीन वर्ग के लिए होगा। आपको कुछ ऐसा 5,000 10,000 का झुंझुना साल में एक बार पकड़ा दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि आप चुपचाप शांति से बैठिए। दोस्तों, ये देश कुलीन वर्ग की गोद में जा रहा है। ये आपका काम है कि ये क्लेप्टोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी क्लेप्टोक्रेसी में चेंज हो रही है, ये जो प्रजातंत्र कुलीन वर्ग के तंत्र में जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है, उस पे आप लोग कैसे अंकुश लगाएं। वक्त है, सोचिए समझिए, जो हो गया वो हो गया। परंतु अपोजिशन पार्टी के लीडर्स और जनता, इन दोनों को सोचना है कि क्या भारत सही डायरेक्शन में जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे इस देश को जगाएंगे और इस रास्ते से जो है, जो देश भटक रहा है, उसको वापस से किस तरीके से रास्ते पे लाया जाए। इसके लिए ग्रैंड स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। इसके लिए एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस जो है और जो आरजेडी होगी, जो रीजनल पार्टीज है, इसके जो शीर्ष पे बैठे लीडर्स हैं, ये इलेक्शन को जो है हॉबी की तरह ना ले। देखिए, मोदी जी और अमित शाह ने जो एक काम किया है वो ये किया है कि आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने 24/7 इंटू 365 डेज ये पूरा एक जो है वो कार्य में परिवर्तित कर दिया है। आप यहाँ पे इलेक्शन के 20 दिन पहले कैंपेनिंग करके कुछ नहीं कर सकते। आपको पूरे 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरे टाइम जो है आपको काम करना होगा, उसके बाद ही आपको जीत मिलेगी। और ये जितने चेले चपाटे जो हैं, ये कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर्स को जो है घेर के खड़े रहते हैं, कांग्रेस के शीर्ष लीडर को समझने की जरूरत है कि देखिए भाई, आप तो वैसे भी हार रहे हैं, तो आप नए लोगों को मौका दीजिए। बार बार मैं यही बात बोलता हूं कि नए लोगों को मौका दीजिए, बोल बोल के मैं थक गया हूं। वक्त आ गया है कि कांग्रेस भी जो है वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करे। दोस्तों, यही मैं वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।